आपके निवेश की राह में जो भी आर्थिक लक्ष्य हैं, उन्हें हासिल करने में, उन्हें पूरा करने में आपके लिए कौन सा रास्ता सही है। मनी मंत्रा का काम यही होता है, आपको समझाने का। हमारी यही कोशिश होती है कि आपका हर आर्थिक लक्ष्य समय अनुसार पूरा किया जा सके। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं मनी मंत्रा। शो की शुरुआत करते हैं, बताते हैं आपको क्या है आज ऑन द शो। म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए आ गया म्यूचुअल फंड सेंट्रल, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां एक जगह पर हो सकेंगे म्यूचुअल फंड से जुड़े सारे काम। न्यू फंड ऑफर में क्या है नया, जानिए कौन से एनएफओ खुले हैं और किन में आपको करना चाहिए निवेश। जानिए टर्म इंश्योरेंस में किस तरह की कवरेज मिलती है और कितने किफायती होते हैं टर्म इंश्योरेंस प्लान्स। चलिए, तो आज आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। स्वागत करना चाहती हूँ वाइस इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हेमंत उसेकी का और साथ ही फाउंडर मनी एड्यू स्कूल अर्नव पंड्या का। आप दोनों का ही स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में, जहां पर हम तमाम बारीकियों से निवेशकों को और दर्शकों को रूबरू कराएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी एमएफ सेंट्रल का, और इसको लेकर अगर कोई जानकारी मुझे देनी हो तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने जुलाई में आरटीएस यानी रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट से म्यूचुअल फंड यूनिट्स के ट्रांजैक्शंस के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए कहा था। और जब म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स और कैम्स ने म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए एक खास डिजिटल सोल्यूशन एमएफ सेंट्रल आखिरकार अब लॉन्च कर दिया है। एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म जो है निवेशकों को म्यूचुअल फंड में निवेश से लेकर सभी सर्विसेज एक ही जगह पर मिल सके, ये प्रदान करता है। और निवेशकों को किसी फंड हाउस की स्कीम में निवेश करना हो, यूनिट्स के रिडेम्पशन और दूसरे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग वेबसाइट्स पर लॉगिन ना करना पड़े, इस मद्देनजर एमएफ सेंट्रल को लॉन्च किया गया है। लेकिन चलिए इसको और बारीकी से हम समझेंगे। और म्यूचुअल फंड सेंट्रल आखिरकार अर्नव जी एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ ही गया जहां पर एक म्यूचुअल फंड निवेशक को तमाम जितनी भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, भले ही वो किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना हो, रिडीम करना हो, कोई बदलाव करने हो, वो तमाम बदलावों सहित हम यहाँ पर म्यूचुअल फंड सेंट्रल को आता हुआ देख रहे हैं। कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, पहले आप मुझे ये बताइए। तमाम मुद्दों पर हम एक एक कर बात करेंगे। जी, अगर आप देखें कि इसकी जरूरत क्या है, तो जैसे जैसे निवेशक म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहा है तो उनको पता चल रहा है कि देखिए, पहला तो आपके पास देश में 35 से ज्यादा म्यूचुअल फंड हाउसेस है, फिर उसमें कई प्रकार के म्यूचुअल फंड्स है। तो निवेशक को तकलीफ ये होती है कि उसे एक बार निवेश करने के बाद कौन से फंड में या कौन से स्कीम में क्या सिचुएशन है, उस पर कंट्रोल रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप मान लीजिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर जो अपने थ्रू इन्वेस्ट किए हुए फंड्स है उसके बारे में आपको डिटेल्स एक जगह पर देता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि निवेशक अलग अलग तरीके से निवेश करते हैं, तो उनको एक अपने लिए एक पूरा और कंप्लीट पिक्चर के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। तो इस हिसाब से म्यूचुअल फंड सेंट्रल जो एक नया प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी अपने होल्डिंग्स के, सभी म्यूचुअल फंड के सभी डिटेल्स एक ही जगह पे दिखेगी, और ये आगे जाते हुए आप वहां पर ट्रांजैक्ट भी कर सकेंगे। तो ये एक जगह पे सभी इंफॉर्मेशन मिलने से आपको जो एज एन इंडिविजुअल, एज एन इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के आपके होल्डिंग को मैनेज करने की तकलीफ है, उसमें कमी आएगी। ये एक बड़ा मकसद है और यही गोल है। ऑलराइट, चलिए इस मकसद से इन्हें लॉन्च तो कर दिया गया है, लेकिन एमएफ सेंट्रल के लिहाज से दर्शकों को बता दें कि अभी ये 3 फेजेस में जो है वो लॉन्च होगा, 3 चरणों में लॉन्च होगा। पहला जो फेज है जो कि लॉन्च हुआ है वो नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस की सुविधाएं आपको देता है। हेमंत जी, हम ये समझें कि नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, उससे पहले मुझे ये बताइए कि 3 फेजेस में किस किस तरह से इसे लॉन्च किया जाएगा। और साथ ही इस वक्त अगर मुझे म्यूचुअल फंड सेंट्रल पर अपना खाता खोलना है
तो मैं कैसे खोल पाऊंगी, मैं कहाँ जाऊं? कविता, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक्चुअली इसकी जो लॉन्च है वो 3 फेजेस में है। एक हाँ। फेज की लॉन्च ऑलरेडी हो चुकी है, और जैसा आपने कहा कि जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो अभी शुरुआत हो गई हैं। और जो सेकंड फेज होगा वो एक ऐप लॉन्च होगा, जिससे आप अपने मोबाइल से जो भी ट्रांजैक्शन करना चाहें वो कर सकते हैं। और तीसरा जो फेज है वो शायद दिसंबर तक शुरू होगा। वहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यानी आपको अगर स्विच इन करना है, स्विच आउट करना है, या आपको फ्रेश एलोकेशन किसी फंड के लिए करना है, या आपको एसआईपी स्टार्ट करना है, तो वो जो जो ट्रांजैक्शंस हैं वो थर्ड फेज में शुरू होंगी। और अभी जो जैसे हम बात कर रहे थे कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो शुरू हुई हैं, उसमें अगर आप चाहें तो अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं, या आपको अपनी ईमेल आपको चेंज करना है, टेलीफोन नंबर चेंज करना है, बैंक डिटेल्स चेंज करना है। तो इस तरह की जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, या कोई मिस्टेक है आपको लगता है कि आपके स्पेलिंग में है किसमें, वो आप ठीक करा सकते हैं वहाँ से। इसके बाद उन्होंने कहा है कि कुछ जल्दी ही शायद जो ट्रांसमिशन केसेस हैं, डेथ केसेस के हैं, वो शुरू हो जाएगा। और जो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका स्टेटस चेंज होता है तो वो भी कुछ दिनों में इसकी शुरुआत होने वाली है। तो मुझे लगता है ये फेज में करना एक अच्छा आइडिया है, तब तक लोग फेमिलियर हो जाएंगे। और जो नए जो क्लाइंट की जो बात कर रहे हो आप, अगर ऑन बोर्डिंग है, वो शायद थर्ड फेज में आने वाली है। जो नए क्लाइंट जो हैं वो जब अपना खाता खोल के शुरुआत कर सकते हैं। तो मुझे लगता है फेज वाइज करने से काफी अच्छा लोगों को समझ आएगा। अगर कुछ डिफिकल्टीज हैं, हिकअप्स हैं, तो वो भी समझ में आएंगे। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन्वेस्टर्स के लिए, चाहे वो इन्वेस्ट करने की सहूलियत हो या ट्रांजैक्शन की सहूलियत हो। और जिस तरह से डिजिटाइजेशन हो रहा है इंडस्ट्री का पूरा, जिस तरह से काम हो रहा है, तो मुझे लगता है ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। बिल्कुल। क्योंकि हम सब अपनी मेहनत की कमाई की बात कर रहे हैं यहाँ पर अर्नब जी, तो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि हमारा पैसा वैसे तो फंड हाउसेस के पास जा रहा है, लेकिन म्यूचुअल फंड सेंट्रल पे जो भी हमारा बही खाता मेंटेन किया जाएगा ना, वो कौन करेगा? सेबी की तरफ से फरमान आया है, और यहाँ पर कैम्स और के फिनटेक अगर हम देखें तो इन्होंने मिलकर ये प्लेटफॉर्म बनाया है। किस तरह से ये दोनों ने मिलकर ये प्लेटफॉर्म बनाया है, और कैसे कैसे हमारे रिकॉर्ड्स को म्यूचुअल फंड हाउसेस से लिया जाएगा और यहाँ मेंटेन किया जाएगा, ये सब कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, ये इंटरलिंक कैसे होगा? थोड़ा सा अगर आप ये टेक्निकलिटीज हमको समझा दे तो। जी, अगर आप देखें तो कोई भी म्यूचुअल फंड हो तो उसका जो पूरा रिकॉर्ड कीपिंग की जो डिटेल्स होती है, यानी कि कौन से निवेशक के पास कौन सा फोलियो है, कितने यूनिट्स है, क्या कॉस्ट है, वो सब रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स करते हैं। तो उनके पास ये पूरे रिकॉर्ड्स होते हैं। अब इंडिया में दो मेन आरटीए है म्यूचुअल फंड सेक्टर के लिए, एक है केफिन टेक्नोलॉजीज और दूसरा है कैम्स। तो अभी ये दोनों ने मिलकर अपने रिसोर्सेज पूल करके ये प्लेटफॉर्म बना है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि इन दो रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स के पास जितने भी म्यूचुअल फंड्स के एज क्लाइंट्स है, उन सभी के रिकॉर्ड्स वो पुल करके आपको अपने एमएफ सेंट्रल के अकाउंट में दिखाई देंगे। तो ये दिस कवर्स वर्चुअली द एंटायर इंडस्ट्री। तो इसमें आप सभी म्यूचुअल फंड्स के होल्डिंग की रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। अभी इसमें देखिए, आप प्रोसेस क्या होता है कि आप एमएफ सेंट्रल पे जा सकते हैं आज की तारीख में, और वहां पर पहले एक साइन अप का बटन, तो वहां साइन अप करने के लिए आपको अपना पैन नंबर डालना होता है, मोबाइल नंबर डालना होता है, और उसके बाद वो आपको अपना अकाउंट सेटअप करने में, पासवर्ड सेटअप करने में सब क्वेश्चंस पूछते हैं, और वहां से आप कर सकते हैं। एक दूसरी बात ये भी है कि एमएफ सेंट्रल में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का भी प्रावधान दिया गया है। तो वो आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर्स या जवाब मांगेंगे, और हर बार आपको ये 5 में से कोई क्वेश्चन आएगा जो आपका सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी हो जाएगा। एक बार आपने साइन अप कर दिया तो आप अपने डिटेल्स के साथ जब आप लॉग इन करते हो तो आपको आपके सभी म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की डिटेल्स फंड हाउस वाइज, फंड वाइज, स्कीम वाइज वहां पर अंदर जाके दिखाई देगी। तो ये आपके लिए एक पूरा सिचुएशन हो गया जहां पर आपको सभी चीजें एक ही लॉगिन में अंदर जाके आपको दिखाई देती है। और वो इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि जो बैकएंड का जो प्रोसेस है, जो एजेंसीज इसे पावर करती है, उन्होंने अपनी तरफ से अपने रिकॉर्ड्स पुल करके यहाँ पर आपको ये फैसिलिटी दी हुई है।
अच्छा, अब मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि मान लीजिए म्यूचुअल फंड सेंट्रल के जरिए हम लोगों ने अब अपनी म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन का जितना भी कामकाज है हेमंत जी वो शुरू कर दिया। अब अगर मुझे यही चीज़ म्यूचुअल फंड हाउसेज की वेबसाइट से भी करनी हो तो क्या मैं ये कर सकती हूँ? अंतर क्या है म्यूचुअल फंड सेंट्रल को इस्तेमाल करने का और किसी फंड हाउस की ऑनलाइन सुविधाएं लेने का? देखिए कविता, आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल आपने कहा कि जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी अपनी और उनकी साइट्स हैं, वहां पे जाके आप ऑनलाइन बिल्कुल। ट्रांजैक्शन कर सकते हो। हाँ। लेकिन उसमें क्या होता है, आपको इंडिविजुअली सबके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, राइट? और उस जगह पे जो आपको जो जो डिटेल्स मिलेंगी खाली उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की मिलेंगी। उसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं आपके पास, जैसे एनएससी बीएससी के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे भी जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करके ट्रांजैक्शन कर सकते हो। लेकिन वहां पे इशू ये है कि जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की हम जो बात कर रहे थे वो आप वहां पे नहीं कर पाओगे, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही आप कर सकते हो। उसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म है एमएफ यूटिलिटी, जहां पे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि शायद थोड़ा डुप्लीकेशन है यहाँ पे, बट मुझे लगता है कि शायद इसके फीचर्स जो है वेब सेंट्रल के थोड़े बेटर हों, क्योंकि देखिए कोई भी जब लेटेस्ट एंट्रेंट होते हैं तो उनके पास पहले का एक्सपीरियंस है, और क्योंकि ये दोनों रजिस्ट्रार जो है काफी समय से पूरी इंडस्ट्री का जो है बैक एंड संभाल रहे हैं, तो उनके पास जो एबिलिटी है या जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेफिनेटली फर्क पड़ेगी। तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारी हैं। पर्पस यहाँ पे एमएफ सेंट्रल का यह है कि एक ही जगह पे, जैसे हमने कहा कि चाहे वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, चाहे आपके अपनी एसेट एलोकेशन आपको देखनी हो, अपने फंड्स की परफॉर्मेंस देखनी हो, पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन क्या है, सारी की सारी चीजें जो है आपको एक जगह पे मिलती हैं। जबकि बाकी जगहों में, जैसा मैंने कहा, एनएससी बीएससी प्लेटफॉर्म में आप वो सब चीजें नहीं कर पाओगे। एमएफ यूटिलिटी में है, लेकिन फीचर्स देखना पड़ेगा एज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि किस तरह के फीचर इसमें और ऐड होते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे समझनी है अर्नब जी, वो ये है कि क्या इसकी सुविधा लेने के लिए मुझ पर कोई चार्जेस भी लगेंगे, या ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस होगी, या इसका पैसा मेरे पूरे पोर्टफोलियो मेंटेनेंस में से निकाला जाएगा? चार्जेस क्या क्या होंगे? ये सेवा क्या सस्ती होगी, फ्री होगी? नहीं, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। तो आज की तारीख में भी कोई भी इन्वेस्टर जाके सिंपली अपना साइन अप करके लॉग इन कर सकता है। तो इसमें चार्जेस इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिंग दी डिटेल्स कोई नहीं है। तो इस तरह से आपको ऐसे नहीं है कि कुछ एडिशनल कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। तो इन हिसाब से निवेशक को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो जाके यहाँ पर सभी अपनी डिटेल्स जब एक्सेस कर रहे हैं तब वैसे कोई पेमेंट करना नहीं होता है। जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बारे में बात आएगी तब किस प्रकार से सब पेमेंट्स होते हैं वो एक अलग चीज है, वो तो खुलने के बाद ही हमको पता चलेगा। पर एज ऑफ डेट यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा, इससे हेमंत जी मुझे ये बताइए कि ओवरऑल जो हम म्यूचुअल फंड की भागीदारी की बात करते हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि अब बढ़ भी रही है हमारे देश में, उसको आगे ले जाने में कितनी सहायता मिलेगी? मुझे लगता है कविता काफी फर्क पड़ेगी। ऑलरेडी हमने देखा है जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो काफी बढ़ चुकी है। और जब भी आप ऐसी कुछ फैसिलिटी देते हैं इन्वेस्टर्स को जहां पे वो ट्रांजैक्शन खुद से कर सकें, उसको मॉनिटर कर सकें, तो मुझे लगता है डेफिनेटली उससे जो मार्केट को जो एक्सपेंड करने में जो इसकी जो रोल होगा वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन दूसरी चीज हम ये भी समझ लें कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट खाली कन्वीनियंस नहीं होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस तरह के फंड ले रहे हो, कितना एलोकेशन उसमें कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि एक साइड में जब, क्योंकि सिंपली ये काफी कन्वीनियंट हो गया और एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन काफी अच्छा हो गया, तो ऐसा नहीं है कि वो उसी से ही खाली इंडस्ट्री जो है एक्सपैंड होगी। वो डेफिनेटली एक कलेक्टिव एफर्ट होगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स का एफर्ट होगा, वो इंडस्ट्री का एफर्ट होगा और इन्वेस्टर्स के खुद के इनिशिएटिव होंगे लेके। तो आई थिंक ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। फिर जैसा मैंने पहले कहा, हम ये ना भूलें कि हम बात कर रहे हैं अपनी मेहनत की कमाई की, हम ये ना भूलें कि हम बात कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट की जिससे हमारे सारे ड्रीम्स एस्पिरेशन जुड़े हुए हैं। तो कन्वीनियंट एक चीज है, लेकिन वो जो डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, वो जो गाइडेंस है, वो जो सही डिसीजन लेने की बात है, उसकी इंपॉर्टेंस अभी भी उतनी ही बनी रहेगी। तो दोनों का अपना रोल रहेगा इंडस्ट्री को यहाँ से एक्सपेंड करने में। अच्छा अर्नब जी, एक तरफ तो एमएफ सेंट्रल है जो एक आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां पर आप तमाम तरह के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं म्यूचुअल फंड निवेश को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि हम ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो हम बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड हाउसेज जो हैं वो टाई अप कर रहे हैं, अपनी अप्रोच और अपनी पहुँच निवेशकों तक बढ़ा रहे हैं। भले ही आप तमाम तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट्स की ही बात करें, हमने देखा है कि अब ये चलन आगे भी बढ़ने वाला है।
तो क्या म्यूचुअल फंड सेंट्रल उतना ही लोकप्रिय होगा जिस तरह हम देख रहे हैं अब बाकी तमाम म्यूचुअल फंड बाकी तरह ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे टाइप्स हो रहे हैं, बाकी तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिस तरह के टाइप्स हो रहे हैं? जब म्यूचुअल फंड्स इस प्रकार के टाइप करते हैं तो वो दे आर ट्राइंग टू एक्सपांड द मार्केट, यानी कि वो अपने यहाँ दायरा बढ़ाना चाहते हैं और ज्यादा निवेशक को अंदर लाना चाहते हैं, वो इनका ये एफर्ट होता है। लेकिन जब आप कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हो तब आपका एक लिमिटेशन आ जाता है, इन द सेंस कि वहां पर जो ट्रांजैक्शन आपने उस प्लेटफॉर्म पे की है उसी की रिकॉर्ड्स या डिटेल्स दिखाई देते हैं। तो एमएफ सेंट्रल में आपको सभी प्रकार के म्यूचुअल फंड्स के होल्डिंग सब रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि जो आपको एमएफ सेंट्रल में दिखाई दे रहा है वो कहीं और दिखाई नहीं दे रहा है। आपको आज की तारीख में मल्टीपल ऑप्शंस है, मल्टीपल चॉइसेस है, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड्स के पास भी ये सब डेटा देख सकते हो, वहां से ट्रांजैक्ट कर सकते हो, कहीं और से कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक एडिशनल प्लेटफॉर्म है। तो इसमें भी क्या है कि कोई भी निवेशक जो इसका इस्तेमाल कर रहा है वो उसको ही शुड बी क्लियर, स्पेसिफिक उनको जानना चाहिए कि वो इसका इस्तेमाल किसके लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई निवेशक कन्वीनियंस के लिए कोई और प्लेटफॉर्म यूज करना चाहे तो वहां पर भी वो कर सकते हैं। लेकिन एज टर्म्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग एंड कि आपको क्या सभी एक ही जगह पे सब कुछ अपना देखना चाहते हो एज फार एज म्यूचुअल फंड आर कंसर्न, तो वो आप वहां पर यहाँ पर कर सकते हो। चलिए, तो हमने अभी चर्चा की है म्यूचुअल फंड सेंट्रल पर, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तमाम म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए शुरू कर दिया गया है। 3 फेजेस में ये प्लेटफॉर्म आपके लिए लॉन्च होगा और अंत में जो आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण फेज है मोबाइल फ़ोन का, यानी एक मोबाइल फ़ोन पे आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को कंट्रोल कर पाएंगे और ट्रांजैक्शंस भी कर पाएंगे। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मनी मंत्रा में अगला मुद्दा है न्यू फंड ऑफर, यानी जो हाल ही में लॉन्च हुए हैं NFOs, उनमें से आपके लिए कौन सा सही है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन दर्शकों को बता दें कि इस बीच अपना कोई भी सवाल हमसे अगर पूछना चाहते हैं तो हम इस वक्त लाइव हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर। आप चाहें तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और हम देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब लाइव मनी मंत्रा पे। शुरुआत करना चाहेंगे और 3 NFOs यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं जिन पर हम मुख्य तौर पर बात करने वाले हैं। HDFC निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, AB सन लाइफ निफ्टी हेल्थ केयर ETF और साथ ही ICICI प्रू कंजम्पशन ETF, ये तीनों ही NFO जो हैं, अगर हम HDFC निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक ये खुला रहेगा, ये अभी तक खुला नहीं है। ABSL निफ्टी हेल्थ केयर ETF की बात करें तो ये 8 अक्टूबर को खुला है और 20 अक्टूबर को ये बंद हो जाएगा। ICICI प्रू कंजम्पशन ETF और ये 18 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक खुला है, जिसमें आप इसमें पैसे लगा सकते हैं। एक एक करके सब पे बात करेंगे। हेमंत जी, HDFC निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, ये एक तरह का पैसिव इन्वेस्टमेंट होगा, कितना इसको तवज्जो देना चाहिए, किस तरह के निवेशकों को इसमें पैसे लगाने चाहिए? कविता, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये इंडेक्स फंड है, ये पैसिव इन्वेस्टिंग है। निफ्टी नेक्स्ट 50 है। तो बेसिकली देखिए क्या होता है कि पहले हम समझें कि लार्ज कैप जो है, टॉप 100 कंपनीज जो है मार्केट कैप के हिसाब से वो लार्ज कैप कही जाती हैं। तो अगर हम बात करें निफ्टी 100 की बात करें तो उसमें से जो निफ्टी 50 जो कंपनीज हैं उनको छोड़ के जो बाकी की जो 50 कंपनी है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में है। मतलब जो बिल्कुल जो एकदम जो दिग्गज कंपनी है वो टॉप 50 में आ जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेट ऑफ 50 है वो नेक्स्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 में आती है यहाँ पे। जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल एक पैसिव फंड है। आपको इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं, उस पर 1-2 चीजें डिपेंड करती हैं। पहली बात तो ये कि आप एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर पैसिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, आपका ऑलरेडी एलोकेशन लार्ज कैप में कितना है। काफी इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनके पोर्टफोलियो में एक बायस रहता है कि लार्ज कैप के ऊपर एलोकेशन आपका ऑलरेडी है। ये बात सही है कि अगर आपने एक्टिव फंड के थ्रू लिया है तो हो सकता है कि आपके पास सारे के सारे ये कंपनीज जो है नहीं होंगे। लेकिन अगेन, जैसा मैंने कहा, अगर आपका ऑलरेडी एलोकेशन लार्ज कैप में ज्यादा है तो फिर मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा एडिशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप निफ्टी 50 लेते हैं या निफ्टी नेक्स्ट 50 लेते हैं तो पूरी 100 कंपनीज को आप कवर कर रहे हो, और जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो स्टॉक हैं वो आपके पोर्टफोलियो में हो। तो अगेन डिपेंड करता है आप किस तरह के इन्वेस्टर हो, आपका एलोकेशन ऑलरेडी लार्ज कैप में कितना है।
ऑलराइट, चलिए समय की थोड़ी सी कमी है, इसलिए हम फटाफट तमाम एनएफओस पे जानकारी देंगे और बताएंगे किस तरह के निवेशकों को किस तरह के एनएफओ में पैसे लगाने चाहिए। लेकिन क्या एनएफओ में पैसे लगाने चाहिए, ये भी एक अलग चर्चा का मुद्दा होगा जो कि हम हो सके तो अभी कवर करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अर्नब जी, एबी सन लाइफ निफ्टी हेल्थ केयर ETF, हेल्थ केयर में बहुत दिलचस्पी है लोगों की, जिस तरह के रिटर्न्स हमने आते हुए देखे हैं इस पूरे सेक्टर से। और अगर हम खासतौर से कोविड के समय की बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमाया है बहुत सारे लोगों ने। तो क्या इस तरह के ETF में, जो कि आदित्य बिरला सन लाइफ की तरफ से आया है, ETF है ये, इसमें पैसे लगाएं या किसी हेल्थ केयर फंड में पैसे लगा लें जो कि एक्टिवली मैनेज्ड है? देखिए, पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि क्या आपको एक हेल्थ केयर फंड यानी कि जो एक सेक्टोरल फंड है उसमें आपको एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो के लिए जरूरत है या नहीं। हाँ। दूसरी बात यह है कि ये एक ETF यानी कि एक पैसिव इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें फंड मैनेजर की कोई भूमिका नहीं रहती, वो एग्जैक्टली इंडेक्स को रेप्लिकेट करेगा। तो ये फंड यानी कि कोई भी हेल्थ केयर या कोई भी सेक्टोरल फंड उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास अपना एक कोर पोर्टफोलियो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, जिनके पास ऑलरेडी एक अच्छी खासी रकम है अपने पोर्टफोलियो में और जो थोड़ा एडिशनल एक्सपोजर लेना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो उनके लिए ही इस प्रकार का है। अभी दूसरा प्रश्न ये आता है कि क्या आपको हेल्थ केयर एज अ सेक्टर लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास कई चॉइसेस है, बैंकिंग है, हेल्थ केयर है, IT है, तो क्या ये सही है हेल्थ केयर के लिए, वो भी एक चीज है। और तीसरी बात ये है कि क्या एक्टिव और पैसिव इसमें से किस में जाना चाहिए, तो ये सभी एग्जैक्टली एक स्पेसिफिक निवेशक के लिए डिपेंड करता है। लेकिन मेरे हिसाब से आज की तारीख में, क्योंकि हेल्थ केयर में एक बड़ी तेजी आ चुकी है, एक कोविड के हिसाब से इतनी बड़ी एक्साइटमेंट आ चुकी है, तो एक कूलिंग ऑफ पीरियड रहेगा। तो अगर आपको ये अपने पोर्टफोलियो के लिए चाहिए तभी ही आप इसमें देख सकते हैं, लेकिन अदरवाइज इस प्रकार के सेक्टोरल फंड में एक इन्वेस्टर के लिए जगह काफी कम रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ICICI Pru कंजम्पशन ETF। हेमंत जी, कंजम्पशन की थीम बहुत ज़्यादा चल रही है, खासतौर से हमने जिस तरह से इकोनॉमी को थोड़ा सा बाउंस बैक होते हुए अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन भी है और जिस तरह से वैक्सीनेशन की ड्राइव आगे बढ़ी है, लोगों को एक बार फिर से घर से बाहर निकलते हुए देखा है, खरीदारी करते हुए देखा है, डिमांड निकल कर आ रही है। तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ICICI Pru कंजम्पशन ETF आपको कैसे लग रहा है, या वही सवाल अलग से कोई फंड ले लें इसकी यही थीम पर? कविता, मैं टोटली एग्री करता हूँ आपके साथ कि कंजम्पशन थीम जो काफी अच्छा कर रहा है, मुझे लगता है आगे जाके भी वो अच्छा करेगा। बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं यहाँ पे, एक सेक्टर फंड नहीं है, एक थीमेटिक फंड की तरह से इसको मैं देखूंगा कि कंजम्पशन एज ए थीम है। तो डेफिनेटली अगर मैं किसी सेक्टर फंड से इसको कंपेयर करूं तो ये ज्यादा ब्रॉड बेस है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस तरह की कंपनीज इसमें होने वाली हैं, अगर आप अपना पोर्टफोलियो उठा के देखेंगे, चाहे वो मल्टी कैप फंड हो या फ्लेक्सी कैप फंड हो या लार्ज कैप फंड हो, ज्यादातर कंपनियां जो है आपको अपने पोर्टफोलियो में मिल जाएंगी यहाँ पे। हालांकि जैसे मैंने कहा, ये ब्रॉड बेस्ड है कंपेयर टू सेक्टर फंड, बट मुझे नहीं लगता अगेन जस्ट बिकॉज ये कंजम्पशन थीम है उसको आप में इन्वेस्ट करना है। आपको पहली बात ये भी देखना है कि ये जो स्टॉक्स हैं, और आजकल इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि आप अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करके देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है, और आपको पता है कौन से स्टॉक इसमें होने वाले हैं, वो स्टॉक में ऑलरेडी आपका कितना एक्सपोजर है। अगर वहां पे अच्छा खासा एक्सपोजर है, मुझे लगता है डेफिनेटली होगा ही उसके अंदर, तो फिर आपको ये देखना है कि उसको आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं। क्योंकि जस्ट बिकॉज ये कंजम्पशन थीम है, उसका एक्सपोजर अगर आपके पास ऑलरेडी है तो फिर मैं चाहूंगा कि आप उस पोर्टफोलियो में ना जाएं। बट अगर आपके पास कहीं लगता है कि उतना नहीं है, तो डेफिनेटली एज ए थीम आई एग्री कि इसमें अच्छा खासा पोटेंशियल है आगे जाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे पहले कि हम अगले मुद्दे पे जाएं, जो कि चर्चा का आज आखिरी मुद्दा है मनी मंत्रा में, बताइए दर्शकों को कि शो लाइव जा रहा है ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं जो कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ है, झटपट अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि आपके सवाल हम इस शो में लाइव शामिल कर सके। आगे बढ़ते हैं और हाल ही में हमने देखा होगा कि कुछ निवेशकों के डेट इन्वेस्टमेंट या डेट पोर्टफोलियो में NAV अचानक से उनकी डेट फंड की बढ़ती हुई हमने देखी होगी। अर्नब जी, थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, टेक्निकल मैटर है थोड़ा सा। DHFL से का जो डिफॉल्ट हुआ था पेमेंट का, वहां से किस तरह की राहत की खबर के चलते हमने डेट फंड्स की, चुनिंदा डेट फंड्स की NAV में उछाल आते हुए देखा है, ये पूरा मामला समझाएं सबसे पहले तो। जी, अगर आप देखें तो जून के 2019 में जो DHFL है उसने अपने जो आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन है, डेट ऑब्लिगेशन, उस पे इंटरेस्ट और पेमेंट में डिफॉल्ट किया था। यानी कि जो आउटस्टैंडिंग था वो पे नहीं कर पाए थे,
तो उस हिसाब से रेटिंग एजेंसीज ने इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको डी रेटिंग दे दिया था, जो जंक रेटिंग है। अब जब कोई भी रेटिंग एजेंसी इस प्रकार का रेटिंग कट करके उसे डी दे देती है, तो एज पर रेगुलेशंस ऑफ सेबी, जहां पर वैल्यूएशन नॉर्म सेबी ने दिए हुए हैं, म्यूचुअल फंड्स जो इस प्रकार के होल्डिंग्स अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, उनको ये एक स्पेसिफिक परसेंटेज, इस केस में 75% तक का राइट डाउन करना पड़ा था। तो जब ये हुआ था, तब ये सभी फंड्स या ये सभी स्कीम्स जिसमें डीएचएफएल के होल्डिंग्स थे, वहां पर आपने एक नेगेटिव इम्पैक्ट या एक वन टाइम बिग इम्पैक्ट देखने को मिला था। अब इसके बाद क्या हुआ कि कई म्यूचुअल फंड्स ने नॉट ओनली 75% पर इवन 100% तक का राइट ऑफ कर दिया, तो वहां पर थोड़ा इम्पैक्ट ज्यादा आया। तो ये हिस्ट्री है कि क्या हुआ था पहले। अब पिछले 2 साल में जैसे पूरे का पूरा डीएचएफएल का रेजोल्यूशन प्रोसेस आगे चल रहा था और कई बिडर्स आए थे, तो अब थोड़े समय पहले यहाँ पर जो बिडिंग का प्रोसेस था वो उसका एक एंड आया था और पिरामल हाउसिंग एंड फाइनेंस कंपनी ने डीएचएफएल को टेक ओवर कर दिया। अब क्योंकि जो टेक ओवर हुआ उसमें जो रेजोल्यूशन की पूरी अग्रीमेंट था या जो भी डिसीजन था, उसमें जो बॉन्ड होल्डर्स थे उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट वापस दिया जाने वाला था, क्योंकि टेक ओवर के बाद जो फंड्स नए आए हैं कंपनी में, उसमें से पार्ट ऑफ इट वुड बी यूज की ये सब बॉन्ड होल्डर्स को पेमेंट किया जाए। तो क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने इतना बड़ा अमाउंट राइट ऑफ कर दिया था, तो उनको थोड़ा अमाउंट वापस आया है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि कई म्यूचुअल फंड के स्कीम्स में, खास करके डेट फंड्स में, इसमें आपको एक शार्प राइज देखने को मिलेगा। अब बात यह है कि जिन फंडों ने 100% राइट ऑफ किया था, उसमें आपको राइज बड़ा दिखने को मिलेगा, और मेरे हिसाब से 1-2 स्कीम में तो ये 12 to 13% का राइज आ चुका है। तो इसलिए आप देखेंगे कि ये रेजोल्यूशन के बाद पैसा वापस आने के बाद इन निवेशकों के जिनको एक बार एक हिट सहन करनी पड़ी थी, आज वो एक लमसम का बेनिफिट एक राइज इन एनएवी के तौर पे देख रहे हैं। अच्छा, तो हेमंत जी, अब कुल मिला के सार क्या निकल कर आता है? एक तो ये बात, और दूसरा जो अभी मौजूदा निवेशक हैं इन डेट फंड्स के, क्या इस उछाल के बाद उनको अपने पैसे निकाल लेने चाहिए या उनको बने रहना चाहिए? कविता, सीधी सी बात है, देखिए, ये जो दिक्कतें आई थी, जो इश्यूज आए थे, इसके लिए एक बार सेबी ने, जो आपको याद होगा कि साइड पॉकेटिंग का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया था, उसका पर्पस यही था कि अगर ऐसा कुछ इवेंट होता है तो वो जो इन्वेस्टमेंट है उसको अलग से रखा जाता है, और ताकि वो पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट ना करे। जहां पे ऐसा नहीं था, जो इन्वेस्टर्स अभी बने हुए हैं उनको फायदा हुआ, जो इन्वेस्टर निकल गए जहां पे साइड पॉकेटिंग नहीं था उनको उसका फायदा नहीं होगा। बट अगर आप इसलिए बैठे थे कि भाई ये दीवान हाउसिंग का हमको पैसा मिले, मुझे नहीं लगता किसी भी इन्वेस्टर ने इसलिए वेट किया होगा। बट अगर आप ऑलरेडी हैं, आप फंड की परफॉर्मेंस से खुश हैं, आपको लगता है कि वो फंड जो है उसकी अदरवाइज आपके पोर्टफोलियो में जगह है, तो डेफिनेटली आप बने रह सकते हैं। और डिपेंड करता है आपका एलोकेशन कैसा है, कितना एलोकेशन आपने डेट में किया, कितना आपने इक्विटी में किया हुआ है। अगर आप अपने एलोकेशन से सेटिस्फाइड हैं, उस फंड की परफॉर्मेंस से अदरवाइज सेटिस्फाइड है, तो डेफिनेटली ये जो पैसा वापस आया आपको उसका फायदा हुआ और उस फंड में आप बने रह सकते हैं। बट ये अकेला जो कारण है फंड से निकलने का कारण इस स्टेज पे तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। तो अब ऐसे में मुझे अगर अपने लिए कोई डेट फंड का चुनाव करना हो तो किन किन बातों का मुझे ख्याल रखना चाहिए, ताकि इस तरह की सिक्योरिटीज़ में जब म्यूचुअल फंड निवेश करते हैं, डेट फंड निवेश करते हैं अर्नव जी, तो उनके डिफ़ॉल्ट होने का खतरा कम हो जाए या बिल्कुल नदारत रहे? मैं अपनी तरफ से एक इन्वेस्टर के तौर पर क्या एहतियात बरतूं? नहीं, एज एन इन्वेस्टर जब भी आप कोई फंड सिलेक्ट करें तो आप ये देखिए कि क्या उस फंड का जो टाइम ड्यूरेशन है, तो वो आपके गोल के साथ मैच होता है। पहली बात तो ये, यानी कि आपके शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड या शॉर्ट टर्म डेट फंड लीजिए, लॉन्ग या मीडियम टर्म डेट फंड ना लीजिए। दूसरी बात ये है कि आप जो फंड का पोर्टफोलियो उसको भी आप ध्यान से देखिए कि क्वालिटी क्या है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जस्ट बिकॉज फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि कोई क्रेडिट रिस्क फंड जो आपको बताता है कि मैं थोड़ा ज्यादा रिस्क ले रहा हूँ रिटर्न्स के लिए, उसके रिटर्न्स देख के शायद आप उसमें चले जाए, लेकिन ये आपके लिए सही ना हो। तो आप देख लीजिए कि जो भी फंड में आप निवेश कर रहे हैं उसका क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो क्या है, क्या उसमें AAA रेटेड कंपनीज का कितना एक्सपोजर है, क्या लोअर रेटेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स का कितना एक्सपोजर है, G-Secs का कितना है। उससे आपको पता चलेगा कि इस फंड में रिस्क कितना है। तो ये रिस्क जानने के बाद ही आप निवेश करें, और
ये ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज कि ट्रिपल ए रेटेड कंपनी है तो उसका रेटिंग डाउन ना हो सके, या लोअर रेटेड है तो वो डिफॉल्ट ही करे, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्या इस प्रकार का रिस्क आज की तारीख में जब मैं निवेश कर रहा हूं तो वो क्या मैं बेयर कर सकता हूं या नहीं, और ये देख के आप ही चॉइस करें, ताकि आपको कोई सडन सरप्राइज ना आए बाद में कि मुझे पता ही नहीं था और सिर्फ मैंने रिटर्न देख के निवेश किया था। ऐसा ना करें, ये पोर्टफोलियो की ओर ज्यादा ध्यान दें। ऑल राइट, चलिए, तो यहाँ पर ये तमाम बारीकियाँ जो आपको अपने डेट म्यूचुअल फंड को पोर्टफोलियो में शामिल करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। और अगर आपके फंड का भी एक्सपोजर DHFL में है तो आपने भी अपने डेट फंड के NAV में उछाल देखा होगा और अब आपको लमसम पैसा आपके हाथ लग सकेगा। बहरहाल इसी के साथ अब वक्त हो गया है मनी मंत्रा में एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार हम जुड़ेंगे दर्शकों से और देंगे उनके तमाम सवालों के जवाब। इस बीच अगर आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल भी आप देरी ना करें। एक नंबर है जहां पर आप व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं और बाकी हम लाइव हैं इस वक्त ट्विटर पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी, जहां पर कमेंट बॉक्स में अपने सवाल आप डाल सकते हैं और हम लाइव देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।